जो अभी लोकतंत्र जो भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरह से मौजूदा सरकार के वजह से जो लोकतंत्र एकदम भ्रष्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज तो इस लोकतंत्र को सिक्योर करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। नमस्कार, मैं सुशांत चौधरी और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन चर्चा जिंदगी की। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो संगीत क्षेत्र से लेकर राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए हैं समाज को, और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़कर। तो दोस्तों, आज उनसे मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम है सुयश श्रीवास्तव। पहले तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुयश जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो हमारी शो है वो एक ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने आपको जहाँ तक देखा है, आपको समझा है, आपको प्रकटित किया है, तो आपने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपने एनजीओ के लिए करा है, आपने बहुत सारी किया है, लेकिन मैं आपको जीरो से चलना चाहता हूँ, क्योंकि जनता जो भी है आपको देखना चाहता है जीरो से कि आप कैसे रहे हैं और आज इस जगह पर आप मुकाम पर पहुँचे हैं, किस रहे कि मैं काम आदमी हूँ। मैंने आम जिंदगी जैसे आप हैं, हम हैं, जैसे सभी हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी है, उसी का पार्ट हूँ मैं भी। बस कोशिश यही रहती है कि जितना अपनी ओर से, अपने साइड से, अपनी तरफ से जितना मैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभा पाऊँ, क्योंकि एज बीइंग अ पर्सन मेरी भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिम्मेदारियाँ हैं समाज के प्रति। तो मैं हमेशा बस इसी के लिए सक्रिय रहना चाहता हूँ, और जितना मुझसे हो पाए समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जितना मुझसे हो पाए सामाजिक हित में मैं कार्य करने का प्रयास करता हूँ और आगे भी करता हूँ। तो ये जो सामाजिक हित और समाज में कार्य करने की जो शक्ति है, ये आपकी पारिवारिक चली जा रही है या फिर सिर्फ आपकी? ठीक कह सकते हैं पारिवारिक है, क्योंकि जो इंसान बचपन से देखता है अपने परिवार में, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, शायद कहीं ना कहीं उसी से सीखता है। तो कहीं ना कहीं बचपन से मैं अपने जो है माँ को अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि माँ को ही देखते हुए बड़ा हुआ। माँ ने बहुत संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने हमारी परवरिश की, हमें बड़ा किया, अपनी जिस तरह से उन्होंने हमें शिक्षा दी जीवन की, तो कहीं ना कहीं उनके आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ, और इन्हीं आदर्शों का मैं पालन करता हूँ। और इसी परवरिश का नतीजा है कि मैं जो भी समाज के और अग्रसर जो भी कार्य कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ को माँ का आदर्श मानते हैं, बहुत अच्छा है। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ है और पढ़ने की स्थिति और आपकी कैसी? जन्म मेरा गोरखपुर में हुआ, और पारिवारिक स्थिति आम थी, जैसे भाई मिडिल क्लास फैमिली से था, ना बहुत हाई फाई फैमिली से था, ना बहुत लो मिडिल क्लास से था, लेकिन यू कैन से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पिताजी वकील थे, माता जी हमारे उसमें हाउस वाइफ थी, और घर की हालात अच्छे थे, ठीक थे, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जैसे हम लोग एक आम जिंदगी जीते हैं, वैसे हम लोग भी थे। बचपन में एक अच्छी शिक्षा ली, बड़ा हुआ, और उसी तरह से मैं आगे भी बढ़ा। जैसे हमने भाई बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता बड़ा हुआ, एक अच्छी जगह शिक्षा ली, और उसी शिक्षा का इस्तेमाल करके मैं समाज सेवा भी करना चाहता हूँ। तो आप बेसिकली मतलब एकदम गोरखपुर का, और अभी आप इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप खुद को कहाँ कमाते हैं? कहीं ना कहीं अगर जहाँ मेरा जन्म हुआ है उससे मेरा एक अलग लगाव, मेरी जन्मभूमि, वहाँ से अपना बचपना जुड़ा हुआ है, और बचपना बहुत अनमोल होता है। तो बचपना तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि बचपन में अपने माता पिता की यादें हैं, दादी दादा की यादें हैं, नाना नानी की यादें हैं, मौसी की यादें हैं, बहुत सारे पारिवारिक चीज़ हैं, तो वो इंसान भूल नहीं सकता। लेकिन इलाहाबाद की बात करूँ तो इलाहाबाद से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो ऐसा आपका ऐसा स्थान है, माँ गंगा की पावन धरती, जो एक पौराणिक धरती है, उसका जो है संस्कृति और उसका जो एक आप कह सकते हैं जो उसकी रीति रिवाज रही है, बहुत पौराणिक रही है। तो प्रयागराज संगम की बात ही अलग है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। आगे की जो शिक्षा है मैं वहीं से मैंने वहाँ से ग्रहण किया, और जो भी मैंने शिक्षा ग्रहण की, या कह सकते हैं जो भी मैंने सीखा, वो इलाहाबाद से। तो मैं इलाहाबाद का बहुत ही बड़ा योगदान मानता हूँ अपने क्षेत्र। और इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, लखनऊ में अपना काम कर रहा हूँ। लखनऊ में चूँकि मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों से आपका मेरा मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं लखनऊ में अपनी कर्मभूमि है, तो लखनऊ का भी मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। उसने इतना प्यार दिया, लखनऊ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, क्योंकि ये भी संस्कृतियों का शहर है।
इसकी जो आपकी तमीज़ है, यहाँ का जो लहजा है, अदब और आदाब से बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ में भी मुझे बहुत। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका जो बचपन रहा है वो इलाहाबाद में गया है, तो गोरखपुर में गया है, तो आप गोरखपुर को आप ऐसे अभी मिस करते हैं या फिर बिल्कुल मिस तो नहीं करता हूँ। हर इंसान अपना बचपना मिस करता है, अपने माता पिता, अपने नाना नानी की जो गोद थी, इस गोद में मैं खेलता था, वो जो लाड प्यार था दादा दादी का, जाहिर सी बात है हर इंसान मिस करता है, तो मैं भी मिस करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी याद आती है तो मैं बिल्कुल गोरखपुर जाता हूँ, अपने पैतृक चीज़ों को मैं देखता हूँ, और बहुत सी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ की अलग ही बात है। जब मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिलता हूँ तो उसका एक अलग ही बयान नहीं, अलग ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो बहुत अनमोल होती है। हर इंसान हर फीलिंग को, हर जो है आप चीज़ को अपने ज़ुबान पे से बयान नहीं करते, कुछ चीज़ें दिल से भी महसूस होती है। आप एक बात बताइए, आपके बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको बहुत अच्छी याद हो, स्कूल में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली और हम लोग बस यही था कि अपना जैसे एक आम जिंदगी होती है वैसा हम लोग दोस्तों के साथ। हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ हम लोग बहुत लाइक उस समय पिकनिक्स करते थे, टूर्स करते थे, घूमते थे, बहुत कुछ लाइक म्यूजिक का मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरी लाइफ। हाँ, म्यूजिक को मैंने सुना था, आप इलाहाबाद से उतार के भी बार जीत चुके हैं। जी जी, और 2 बार आपको कोई बार मिल चुका है ना? मैंने म्यूजिक के क्षेत्र में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। और म्यूजिक का चूँकि लगाव बचपन से ही था, चूँकि फैमिली में सारे अधिकतर लोग म्यूजिशियन थे मेरे। अभी लाइक मेरे जो नाना जी थे वो ऑल इंडिया रेडियो के ग्रेड आर्टिस्ट रह चुके हैं, प्रमोद आर्डीए श्री रमेश प्रसाद वर्मा जी। और उसके बाद हमारी माता जी ने भी म्यूजिक से प्रभाकर किया। हमारी जो ग्रैंड मदर हैं श्रीमती दमयंती श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी आपकी आकाशवाणी की ग्रेड आर्टिस्ट रह चुकी हैं। और इस विरासत को प्रेजेंट टाइम में हमारी जो मासी जी हैं श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी, इसको संभालते हुए आ रही हैं, क्योंकि संस्था नाना जी का सपना था कि संगीत के क्षेत्र में ऐसे लोगों को हिस्सा देना जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो नाना जी का ये सपना रहा था। तो नाना जी तो रहे नहीं कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन उस विरासत को, उस पीढ़ी को कहीं ना कहीं मासी ने संभाला है, और आगे भी हम लोग हैं देखने के लिए। तो म्यूजिक से तो बचपन से लगा हुआ है, मतलब ये आपकी खून में रही है संगीत, कह सकते हैं। तो मैंने आपको कहीं देखा था, आप कहीं आरजे पर आप कहीं गाना गा रहे थे, कहीं देखा था मैंने स्टूडियो में, कहीं आरजे के तौर पे गाना गा रहे थे, आप कहीं बुलाया गया था आपको? जी जी, बचपन की बहुत सी चीज़ें हैं म्यूज़िकल, कई सारी म्यूज़िकल जर्नीज थी, कई सारे म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया है, कई सारे कॉलेजेस में मैंने परफॉर्म किया है, तो बहुत सारे शोज़ भी मैंने किए। तो म्यूज़िक से कहीं ना कहीं बहुत सारा लगाव, बहुत सा जुड़ाव था। जी बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अब आवाज़ तो पता नहीं माँ सरस्वती किस बात की, बिल्कुल कोशिश करूँगा कि कुछ अगर लाइन हो पाए। क्योंकि पहली जो गज़ल थी मैंने नाना जी सीखी थी, इसका मेरे दिल में बहुत गहरा स्थान है। वो है बहुत ही फेमस गज़ल है अबीदा खानम जी, जिसकी तालीम मुझे अपने नाना जी से मिली थी, आज जाने की जिद ना करो। और जब मुझे याद है कि जब मैं 5 वर्ष का था तब नाना जी से मैंने सीखा था। बहुत कोशिश करता था, लेकिन परफेक्ट तो अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि परफेक्ट तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन अब प्रयास जरूर कर सकता हूँ कि मैं 2 लाइन आपको उसका सुना पाऊँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
ये संगीत को सुनकर हमें दिल से ऐसा लग रहा है कि आज जाने के लिए पर आज जाना ना पड़े हमें। और मैं भैया को सुनता रहा हूँ अच्छी से, और बहुत ही अच्छा वॉइस निकला इनका। और आप समझ में आया कि जनता इनको क्यों पसंद करती है, उनको क्यों रेडियो बुलाया जाता है। मुझे आज समझ में आया। मैं पहली बार भैया से बहुत दिन पहले मैंने देखा था मैं आज मैं पहली बार देखा इनको सामने से सुनते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाते। आप एक बात बताइए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं। आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों के लिए त्योहारों में कपड़े देना, मिठाइयाँ बांटना, उनके साथ खुशियाँ बांटना, उनके साथ हर गम बांटना। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आती हैं? मतलब आपके बचपन से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, या फिर ऐसी कोई घटना जो इंसान को बदल देती है? तो ऐसे कुछ हुआ है कि आपको समाज को लेकर आगे खड़े हुए? देखिए सुशांत जी, बचपन से ही एक इच्छा थी दिल में कि अगर भगवान ईश्वर कभी मुझे सक्षम बनाता है, या कभी मैं उस लेवल पे पहुंचता हूँ जहाँ मैं कुछ भी अपना सहयोग, अ पार्ट ऑफ अ थिंग यू कैन से, जहाँ कुछ भी अपना मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ लोगों के लिए, अगर मैं थोड़ा सा भी सक्षम बनता हूँ, थोड़ा सा भी केपेबल बनता हूँ। मेरा बचपन से ही मन था कि मैं कभी भी जब बड़ा हो जाऊँगा, जब कुछ ना कुछ अपने पैरों पे करने लगूँगा, खड़ा हो जाऊँगा, तो मैं ज़रूर सोसाइटी के लिए कुछ करूँगा। क्योंकि बचपन में मैंने भी बहुत कुछ संघर्ष देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने माँ का संघर्ष को देखा, और ज़िंदगी में हमेशा ख्वाहिश थी कि कभी अगर बड़ा होकर अपने पैरों पे भगवान खड़ा करेगा, तो ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा जो आपके अक्षम लोग हैं, जो इतने केपेबल नहीं हैं, तो खाना पीना या अपना कोई भी खर्चा उठा पाए, तो जो मुझसे हो पाएगा। ये मैं हमेशा करने का काम किया था, कर रहा हूँ और हमेशा करता हूँ। मैंने कहाँ तक देखा था कि आप समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। समाज के गरीब बच्चों को, गरीब कस्बे के लोगों को आप उसके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको किताबें देते हैं, उनके साथ मतलब हर पर्व का, हर त्यौहार में उनको कपड़े देना, उनके साथ खुशियाँ बांटना, उनके हर दुख को समझना, उस दुख को आप सोल्यूशन निकालना कि वो क्या तकलीफ में चल रहे हैं। आप उनके लिए आप ज़मीनी स्तर से जुड़कर लोगों से, आप बीच सड़क पर गर्मी के धूप में आप खड़े होकर भी लोगों से डोनेशन के तौर पर लेकर उन गरीब बच्चों को आप देते हैं। तो मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? मतलब आपको क्या ऐसा कोई दिल्ली में से घटना घटी हो जो आपको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, या फिर बचपन से ही है, या पारिवारिक चला आ रहा है ये समाज की सेवा करना? देखिए कहीं ना कहीं पारिवारिक भी है, क्योंकि कोरोना काल की बात बताऊँ आपको, तो कोरोना काल से मैंने हमेशा समाज के लिए किया है। और रही बात अभी की सक्रियता की, तो जाहिर सी बात है, जो अक्षम वर्ग के लोग हैं, जो निर्बल हैं, जो असहाय हैं तो इंसान हैं। त्यौहार उनका भी है, पर्व उनका भी है, उनकी भी इच्छाएँ हैं, भले उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी हैं। तो बस एक अंदरूनी इच्छा है मेरी कि जो भी मेरे से सहयोग हो पाए ऐसे बच्चों के लिए। जैसे कि अभी मैंने 1-2 बच्चियों की शिक्षा सामग्रियों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, कि जो भी आपका शिक्षा सामग्री है, लाइक पेंसिल से लेके, पेन से लेके, किताब से लेके, कॉपिया से लेके, तो उनकी मैं बर्डन उठाया हुआ हूँ। 2-3 बच्चियाँ ऐसी हैं, और भी बहुत सारे मैं काम कर रहा हूँ, और आप सभी का स्नेह और प्यार मिलता रहा है हमेशा। और रही बात इस चीज़ की प्रेरणा की, तो कहीं ना कहीं परिवार में अधिकतर मैंने जो सीखा है, लाइक मेरी जो मासी जी हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत काम किया। माता जी से मैंने सीखा, पिताजी से मैंने सीखा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने देखा उस चीज़ को सीखा, और उसी स्तर पे मैं अभी जो है प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मैं अपने लेवल से कर पाऊँ, जो भी अपने स्तर से मैं ज़मीनी स्तर से कर पाऊँ, जैसे मैं जनसंपर्क करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, जितना भी उनसे मैं अपील करता हूँ, जितना वो सहयोग कर पाएँ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करता है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में हम ही आपको जो है ऐसे लोगों के लिए आगे एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंसान है। होली इनकी भी है। जैसे अभी मेरा एक कार्यक्रम आने वाला है 7 तारीख को, जैसे आपकी होली है, तो मेरा जो होली का एक पर्व है मैं इनके साथ मना रहा हूँ, क्योंकि इनकी भी होली है, इनकी भी दिवाली है, इनके भी हर पर्व है। तो ठीक है, हम लोग की फैमिली है, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ वी यूज्ड टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, बट देयर इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, कि देयर इज अ कम्युनिटी जो आपके ऊपर निर्भर है, और हमारा फर्ज है, हमारा फंडामेंटल राइट है that we have to do such we have to take such steps for them, we have to do some activities for them also, because it's our duty, because they are also a part of our community, they are also a part of our society. So what that is what I am doing, यही मैं कर रहा हूँ और आगे भी कर रहा हूँ।
देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि थोड़ा आपको बुरा लग सकता है क्योंकि आप देखिए समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिनेरियो दिखने को मिलता है ना कि समाज के नाम पर बहुत सारे जगह कई एनजीओ जैसे हैं ना जिनकी गलत फायदा उठाती है। जैसे डोनेशन आप लोगों से ले ली जाती है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो बीच से ही चली जाती है, ठीक है, और आप भी उसी सिनेरियो पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात होती है कि हम उन लोगों को और आपको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे ये बताइए, क्योंकि ये हर राज्य में अलग अलग तरीके से चल रही है। पहली चीज तो वी कांट जस्टिफाई दिस थिंग बिकॉज जिंदगी में कोई भी पहलू होता है तो उसकी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, ठीक है। अगर जस्टिफाई करना है तो आप मेरे साथ 24/7 रहिए, आप मेरी एक्टिविटीज देखिए, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इंसान के अंदर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, अगर नेगेटिव्स है तो आज के डेट में ह्यूमैनिटी भी है, इंसानियत भी है, और कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते ही इंसान जिंदा है। सबसे बड़ा धर्म जो है मैं मानता हूँ इंसानियत का, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो मुझे, जस्टिफाई आप तभी कर सकते हो जब आप मेरी सक्रियता को ज़मीनी स्तर से देखोगे कि हाँ मैंने जो कार्यक्रम किया है कैसे किया है, किस तरह से नहीं किया है, क्योंकि मैंने कई कार्यक्रम अपने स्तर पे किए। अभी हाल ही में मैंने दिसंबर में मुफ्त अन्नदान किया, मैंने अपने पर्सनल लेवल से किया है, और आगे आने वाले समय में मैं सिर्फ लोगों से अपील करता हूँ कि अगर उनका कुछ सहयोग रहता है, अगर वो भी चाहे तो इस चीज़ में आगे आए और इसमें सहयोग करें, क्योंकि हम ही आपको आगे आना पड़ेगा। एंड रही बात इस चीज़ को जस्टिफाई करने की, इस चीज़ को आपको बताने की, तो इसके लिए तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरे कार्यक्रम में आना पड़ेगा। आप जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे, बिकॉज आज के टाइम में वर्ल्ड इज प्रैक्टिकल। आई जस्ट बिलीव कि जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली जिस चीज़ को एहसास कर पा रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को मानता हूँ, मैं बिन देखी चीज़ों को नहीं मानता। तो जब तक आप मेरी चीज़ों को देखोगे नहीं, जब तक आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानोगे, तो मैं उस चीज़ का आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा कि आप मेरे को कैसे जस्टिफाई करोगे, बिकॉज वन कैन जस्टिफाई अनदर जब उसके साथ। एक्चुअली क्या होता है ना कि हर साल वो देखने को मिलता है ना कि इस एनजीओ द्वारा ये कर दिया गया, इस एनजीओ द्वारा ये कई सारे हर साल ब्लैकलिस्टेड भी होते हैं। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि मैं किसी एनजीओ के माध्यम से, चूँकि ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश का दायित्व संभाल रहा हूँ सब मानवाधिकार की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। लेकिन इसके पहले जो कार्यक्रम मैंने किए हैं वो सारे मैंने अपने पर्सनल लेवल से किए हैं, और आज इस संगठन से जुड़ने के बाद मैंने सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो यू कांट से कि मैंने जो भी कार्यक्रम किया है, जो भी मैंने पास्ट में जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, लोगों के सामाजिक कार्यक्रम जो भी मैंने किए, वो सारे मैं अपने पर्सनल लेवल पे किए। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बाकी रही बात इस संगठन की, इस एनजीओ की, तो भाई इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा फर्ज है इस संगठन का एक पदाधिकारी होने के नाते मैं ये ज़रूर अपील करता हूँ लोगों से कि हाँ अगर उनसे भी कुछ सहयोग हो पाए तो वो बिल्कुल आगे आएँ और हमें सहयोग करें, या अपने एवज से भी जो भी सहयोग कर सकते हैं वो अपना सहयोग करने के बाद। तो एक बात बताइए, जैसे कि कुछ लोगों जो अब नया कॉमर्स न्यू कॉमर्स आने वाले हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम एनजीओ से जुड़ जाएंगे और एनजीओ से हम काम करेंगे, या फिर अपना खुद की रजिस्ट्रेशन करा के करें, या फिर जैसे भी करें, तो हमें अगर समाज सेवा करनी है तो हमें किसी संस्था, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना आवश्यक है, या फिर इंडिविजुअल हम कर सकते हैं? देखिए ये बेसिकली मुद्दा ये है कि ये निर्भर करता है पहले बात तो आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन संगठन से जब आप जुड़ते हो तो आप और बेहतर कर सकते हो, क्योंकि उसमें तरह तरह के लोगों से आपकी जुड़ाव होता है, आप ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को समझ पाते हो, आप अपडेटेड रहते हो चीज़ों से। आप पर्सनल लेवल पे करते हो तो आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर मैं मान लीजिए चाह रहा हूँ कि मैं एक बड़े लेवल पे काम करूँ, तो पर्सनल लेवल में एक दायरा बन जाता है कि मैं इस चीज़ से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, या एक मेरा एक सीमित दायरा बन जाता है उस चीज़ में। लेकिन मान लीजिए मैं किसी अच्छे संगठन से जुड़ गया, जैसे मैंने इस संगठन को ज्वाइन किया था और आज इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी सक्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कदम उठाया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि जब मैं संगठन से जुड़ा, मानवाधिकार रक्षक फोरम से जब मैं जुड़ा, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सीखा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख के बहुत कुछ सीखा। हमारे लखनऊ के कुछ हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बहुत सारे संघर्ष हमारे साथ जो कर रहे हैं, दीपक यादव जी, मैंने उनको देखा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को देखा, एंड सबका साथ रहा, एंड सबके साथ से ही हम लोगों ने मिलकर ये कदम उठाने का सोचा कि हाँ लोगों को जागरूक करते हैं, और लोगों से भी कुछ, भाई आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप जा रहे हो लोगों को अपील कर रहे हो, अगर लोगों से अगर आप
कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या लोगों को जागरूक कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने अपने मानवाधिकार में जब मैंने चीज़ों को देखा तो उसी से कहीं ना कहीं मुझे सीखी। मैंने आपको कहीं देखा लखनऊ में कि आप इस रोड पर एक पार्क पे भी खड़े होकर लोगों से आप जनसंपर्क करते हैं अपनी संस्था काम के लिए, गरीबों के बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके लिए आप मोटिवेट करते हैं, तो बताते हैं कि हम हमारी संस्था मैं ये काम कर रहा हूँ और आप कुछ डोनेट करो हम जी। तो आपको सामने से रिस्पॉन्स क्या मिलती है, उसकी क्या रिस्पॉन्स कैसा हो? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा संपर्क मिलता है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और रही बात जनसंपर्क, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हमारा ये संकल्प है, जैसा कि अभी भारतीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा एक रिकॉर्ड पेश हुआ है कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 19 से 20 करोड़ लोग, ये सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड है एंड आई डोंट बिलीव इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं कहूँगा लेकिन उससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो अभी उनका एक रिकॉर्ड आया है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है कि 19 से 20 करोड़ लोग हमारे देश में प्रतिदिन भूखे सोते हैं, एक टाइम का खाना नहीं मिलता। तो हमारा ये संकल्प है कि भाई वो भी इंसान है, हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे देश का एक हिस्सा है, तो क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए, क्यों ना उनके लिए एक अच्छा कदम उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी सोच को मैंने रखते हुए मैंने जनसंपर्क किया। जब भी मैं फ्री होता हूँ, हमारे साथ मेरे संघर्षपूर्ण साथी दीपक जी भी रहते हैं साथ में, तो हम लोग निकल जाते हैं टीम लेके और लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को भी जनसंपर्क का काम करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि जितना वो आगे आ सके समाज में, जितना वो काम कर सके वो करें। ये हमारा फर्ज है। तो मतलब आपको ये बताइए, आप सब कुछ किए, आपने समाज सेवा किया, आपने गरीब बच्चों के लिए खाने से लेकर पढ़ाई की किताब सब कुछ अवेलेबल किया। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बच्चों की, जब आप हाथ में किताबें देते हैं, चॉकलेट देते हैं, उनको खाने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना कपड़े सब देते हैं, तो उनके चेहरे से जब खुशी आती है, आप उसको किस तरह की शब्दों में जाएगा? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंसान आज की ज़िंदगी में बहुत बिजी रहता है। पहली चीज़, आज की ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है, हम लोग को खुद ही समय नहीं मिल पाता इतना। सुबह से शाम कब हो जाती है समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता, सुबह से रात कब हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान आज के डेट में खोज रहा है वो है सुकून। आज की ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता है। मैंने चूँकि हम लोग ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, तो हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत व्यस्तता रखता है अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये कार्य करता हूँ, चाहे मैं महीने में 2 महीने में जब भी किसी एक दिन ये कार्य करता हूँ, तो मुझे सुकून होता है, दिल से खुशी बहुत मिलती है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मेरा जीवन है उसका कहीं ना कहीं मैं सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। जो मुझे ईश्वर ने जन्म दिया, जो मेरे माता पिताओं ने मुझे सिखाया, जो जिन आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सही इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूँ, तो वो सुकून और वो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। तो और इसी की खोज के लिए, उसी सुकून को पाने के लिए मैं ये काम करता हूँ। और जब आपने कहा कि जब मैं उन बच्चों को, मैं गरीब नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई गरीब नहीं होता, हम भी गरीब हैं, आप सब गरीब हैं, हम लोग आए भी खाली हाथ है, जाएंगे भी खाली हाथ, हम लोग, मैं उनके लिए ज़रूरतमंद शब्द यूज़ करता हूँ। ऐसे लोगों को कोई गरीब नहीं होता, तो उन ज़रूरतमंदों के लिए अगर छोटा सा प्रयास मैं कर दे रहा हूँ या छोटी सी चीज़ मैं उनके लिए कुछ भी अपनी तरफ से अपने माध्यम से कर पा रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आप सभी का बहुत प्यार है। और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा, ताकि आपका जो भाई है ये हमेशा ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये मैं आप सभी से, क्योंकि इसमें आप सभी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, ये बात बहुत सही बोला, दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब नहीं होता है। लोग कहते हैं गरीब हैं, गरीब नहीं होते, ये सच्चाई है। जो होते हैं ज़रूरतमंद होते हैं, और ज़रूरतमंद के लिए अगर हमें काम करना है तो हम भैया हो या फिर कोई आपको समाज में वीडियो देख रहा हो, वो आप एक कदम आगे बढ़ाओ। जिस तरह भैया एक मतलब कड़क धूप में खड़े होकर लोगों से संपर्क करके उनके लिए सब चीज़ व्यवस्था करते हैं, तो हमें भी फर्ज बनता है समाज के लिए कि हम भी अपने लिए कुछ करें। मैं बस इतना एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने समाज के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं आप एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके ये राजनीतिक क्षेत्र मतलब आप छात्र नेता समय से ही आप किए हुए हैं या फिर कब से नहीं, राजनीति में आने का मतलब लोकतंत्र जो भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरह से, मौजूदा सरकार के वजह से जो लोकतंत्र एकदम भ्रष्ट हो चुका है। सबसे पहली चीज़ तो इस लोकतंत्र को सिक्योर करना हमारा मुख्य पड़ा। दूसरी चीज़, राजनीति में कदम रखने का एक ही फर्ज था कि राजनीति के माध्यम से भी मैं समाज सेवा कर सकूं, जहां लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जहां प्रशासन नहीं सुन पा रहा है, जहां आजकल पीड़ितों की शिकायत जो है वो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है,
आपको पता है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टता का काम कर रही है, पूरी लोकतंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है सरकार में। और ये हर इंसान, ये तो ग्राउंड लेवल का इंसान है, ये भी जान रहा है और कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हो, लेकिन ठीक है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो जहाँ भी कमज़ोर वर्ग है, जहाँ भी, चूँकि हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी में हम लोगों ने यही सीखा है कि जो भी दलित, शोषित, वंचित, जो भी कमज़ोर पीड़ित वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए हम सब समानता की भाव रखते हैं। हमारे लिए हर एक इंसान बराबर है, एक समानता की हम लोगों ने नीति सीखी, हमारे नेताजी से हम लोगों ने यही सब सीखा है और इसी के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीति के क्षेत्र से भी मैं यही मोटिव रखता हूँ, मेरा यही मानना है कि जहाँ भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है, जहाँ उचित स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग उस चीज़ का सही इस्तेमाल कराएं, उस चीज़ को सही जगह उनकी शिकायतों को पहुँचाते हैं, उस चीज़ का हल निकालें। जैसे होता है ना, सड़क से लेकर सदन तक एक आवाज़ पहुँचाना, तो वो हम लोग का मोटिव है और ये हम लोग के, ये हम समाजवादियों की पुरानी रीत है। तो आपने सबसे पहले राजनीति क्षेत्र में कब कदम रखा, किस साल में? कि अभी मैंने राजनीति के क्षेत्र में 2020 लास्ट में, 21 में, 21 बात के 21 में मैंने कदम रखा और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि युवाओं के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, हर वर्ग में एक समानता रखते हैं। तो ये इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरा भी यही एक मोटिव रहता है कि अपने वर्ग में, अपने समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सबको साथ लेकर चलना, हर इंसान में समानता देखना और हर एक इंसान की जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी कहीं अगर अन्याय हो रहा है, कहीं प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो उस पर हमेशा खड़े होकर उन चीज़ों का हल निकालना। देखिए, जैसे आपने बोला कि हर चीज़ को आपके नेताजी जो हैं आप सब कुछ करते हैं, तो जहाँ तक मैं अभी जो राजपीठ पर आप जो बैठा हुआ है इस वक्त, जो चल रहे हैं योगी जी, माननीय योगी जहाँ मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो शासन चल रही है तो शासन में कुछ त्रुटियाँ हैं? देखिए, शासन में क्या चल रहा है, और आप चूँकि अब सबसे बड़ी चीज़ तो आपराधिक मामलों की बात करूँ मैं अगर, तो एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट ही देती है, सरकार के द्वारा ही ये रिकॉर्ड दिया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, क्योंकि ये लोग कभी रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो एनसीआरबी जो इनके द्वारा ही दी जाती है, जो रिकॉर्ड इनके द्वारा ही दिया जाता है, अब उसकी बात करने की कितने आपराधिक मामले बढ़ गए हैं, कितनी हत्याएं बढ़ गई हैं, कितने आपके बलात्कार और रेप के केसेस कितने बढ़ गए हैं, तो ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स आप उठा के देख लें कि 6 साल से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज भी जो घटनाएं हो रही हैं, अभी जो हाल ही में हमारे समाजवादी साथी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी हमारे उमेश जी की हत्या कर दी गई प्रयागराज में दिन दहाड़े, तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इसके लिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि आपकी 6 साल सरकार है, आपकी 6 साल से उत्तर प्रदेश सरकार है, और ऐसी घटना होना ये बहुत निंदनीय काम है, बहुत ही शर्म की बात है। और इसमें उचित स्टेप्स मैं योगी जी से निवेदन करूँगा कि अगर आपकी सरकार है तो भाई आप इसमें जो भी उचित कार्रवाई आप करें, क्योंकि ये अगर आप, ये आज की बात नहीं है, पिछले 6 साल से अपराधों की जो संख्याएं हैं, जो आपराधिक मामले हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका रोजगार का नामो निशान कहीं नहीं है, हमारे जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम पे है। तो आखिर जो भी मुद्दे, जो मेन मुद्दे हैं आपके, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक है, एक्सप्रेसवे अच्छी चीज़ है। उन्होंने पहली बात तो एक्सप्रेसवे का जो नींव थी वो हमारे समाजवादी लोगों ने डाली, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने डाली थी, ठीक है, इन्होंने शिलान्यास कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे, चूंकि भारत संस्कृतियों का देश है, हमारे भारत में गाँव की प्रथा बहुत रही है, हम लोग गाँव की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र जाके देखिए, जो गांव दर्जे की हालात है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनके हालात देखिए, कितने गड्ढे हैं, कितने मोटरसाइकिल वाले, कितने साइकिल वाले, कितना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। तो आखिर इसके हित में सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार से पूछना चाहता हूँ और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दीजिए। जो सड़कें हैं जिनकी कैपेसिटी कुछ टन उठाने की है, आज उसमें भाई कभी ऐसा जमाना था जो 6 चक्का चलते थे ट्रक, आज 30 चक्का, 25 चक्का, 24 चक्का ऐसे ट्रक्स आ गए हैं चलने के, तो उस हिसाब से सड़कें नहीं बनाई। जहाँ तक मैंने देखा, आपकी काफी क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे खुद की आपकी सरकार हो या फिर योगी जी का सरकार हो। पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं कह सकते आप, मैं बस सेवा कर रहा हूँ, सेवा करता था, सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा।
और ये सब कहीं ना कहीं जनता का प्यार है, आप जैसे लोगों का, भाई लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह प्यार है। तो ये सब आप लोग की ही देन है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी करूँगा भी आगे, ये सब कहीं ना कहीं आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह। तो मतलब आगे आप लोग को भी चुनाव लड़ने का आपका मतलब मन है जी, आपको आगे भी कुछ चुनाव लड़ने का मन है? देखिए अगर जनता के हित में अगर कोई कार्य करूँगा, मैं प्रेजेंट टाइम में तो ऐसी मेरी कोई नीति नहीं है और भविष्य मैंने देखा नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि मैं मेरी क्या रणनीति है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में तो सिर्फ समाज सेवा पे ध्यान दे रहा हूँ और सिर्फ मेरा यही परम कर्तव्य है, लेकिन मैं भविष्य नहीं जानता क्योंकि किसी ने भविष्य देखा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप इलेक्शन लड़ते भी हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगर भविष्य के लिए आपके। और एक बात बताइए, आप आपकी जो भी हमारी जो शो है चर्चा जिंदगी की, बस मैं आप लास्ट एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप समाज में कुछ ऐसी बदलाव होती, ना किसी राजनीतिक से ना किसी अदर चीज़ से, बस आप ये मतलब इंडिविजुअली अगर समाज को कुछ बताना हो जिससे समाज में बदलाव आए? समाज में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा समाज के लोगों को कि इंसानियत को अपना धर्म माने। आजकल जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं लोग, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इस धर्म को माने, जहाँ भी असहाय अक्षम वर्ग के लोग हैं आसपास आपके जितने, उनके लिए जो भी उचित कदम आपको उठाना पड़े उठाएं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा धर्म आज के समय में इंसानियत है, क्योंकि हर इंसान आज के समय में कहीं ना कहीं परेशान है और इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है उस परेशानी से निकलने। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसे नीडी पीपल हैं, कोई भी अगर परेशानी में है, कोई किसी भी तरह, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जरूरतमंद वर्ग के लोग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग हों जिनको कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो, तो उनके लिए इंसानियत निभाएं, उनके लिए इंसानियत दिखाएं और उनके लिए जो भी उचित कदम आप उठा पाएँ। खासकर युवाओं से मेरा आपके युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए आप जितना भी कुछ कर सकते हैं, जितना भी उचित कदम उठा सकते हैं, आप बिल्कुल करने की बहुत बड़ी कृपा करें।